नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आज आपको पता है कि आज से हमारा राजस्थान की कला संस्कृति का एक महासंगम प्रारंभ होने जा रहा है। आज इस महासंगम में आपको किस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं और किन बातों का इस महासंगम में ध्यान रखकर इसको तैयार किया गया है, उन सभी चीजों पर हम अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, आज का जो कंपटीशन एग्जाम है, हम सब जानते हैं कि केवल ये ज्ञान का एग्जाम नहीं रहा है। वर्तमान जो कंपटीशन एग्जाम है, ये 3 बातों में बदल चुका है। अगर हम बात करें तो वर्तमान का जो कंपटीशन एग्जाम है, उसमें ज्ञान के साथ साथ हमें अनुभव और अनुभव के साथ साथ हमें धैर्य की परीक्षा भी देनी होती है। और इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज इस संगम को तैयार किया है। इस पूरी क्लास के अंतर्गत उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है जो वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत बहुत एक बड़ा माहौल बना हुआ है। जैसा कि हम सुनते हैं कि वर्तमान में आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम के अंतर्गत केवल मूल किताबों का सार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर हम कहें तो एक ऐसा भी माहौल बना हुआ है कि आने वाले एग्जाम का जो पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो बहुत खतरनाक रहने वाला है। और खतरनाक कैसे रहेगा, तो हम सब जानते हैं कि उसमें आने वाले जो प्रश्न होंगे उनका थोड़ा लेवल अच्छा होगा, और अच्छा होने का मतलब है कि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हमें कथन निष्कर्ष, कथन कारण वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये आज की क्लास आपके लिए तैयार की गई है। इसमें मूल किताबों का सार है और उसमें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, और सभी प्रकार के क्वेश्चनों का इसमें ध्यान रखा गया है। ये जो क्लास है ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुउपयोगी साबित होने वाली है जिनका आज के 1-1.5 माह बाद में एग्जाम होने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं एलडीसी का एग्जाम, वनपाल का एग्जाम और महिला सुपरवाइजर का एग्जाम। और ये जो क्लास रहने वाली है आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है, जिनमें आपके राजस्थान की कला संस्कृति सिलेबस में है। तो आज इस महासंगम की शुरुआत करते हैं हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए साथियों, आज के सेशन में हम जानते हैं कि इस संगम का आपका पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है और किस टाइप के प्रश्न इस संगम में मिलने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। इधर देखते हैं तो हमें एक थंबनेल पे दिखाई दे रहा है राजस्थान की कला संस्कृति का महासंगम। और टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है और इस टॉपिक को हम अलग अलग भाग में बांट कर पढ़ने वाले हैं। आज जो मैं भाग आपके बीच में लेकर आया हूँ वो है भाग पार्ट 1 लेके आया हूँ आपके बीच में, है ना। तो स्थापत्य कला का पार्ट 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है किलो अलखणो। पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है किलो अणखलो यू कहे आव कला राठौड़, मो सिर उतरे मेहणो तो सिर बांधे मोड़। उपयुक्त लिखित पंक्तियों का संबंध किस किले के साथ है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है सिवाना का किला, ऑप्शन बी है नागौर का किला, ऑप्शन सी है जालोर का किला और ऑप्शन डी है शेरगढ़ का किला। इन चारों में से एक ऑप्शन को हमें बताना है कि कौन से किले के लिए यह पंक्ति कही जाती है और यह पंक्ति इतिहास में प्रसिद्ध हुई है। तो ध्यान रखना, यहाँ अगर बात की जाए तो ध्यान रखना किलो अणखलो, ये अणखलो राजस्थान में किस दुर्ग को दिया गया, अणखलो नाम किस दुर्ग को दिया गया, तो ये मारवाड़ का एक प्रसिद्ध दुर्ग है और ऐसे दुर्ग का नाम हम सब जानते हैं सिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये अणखलो शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये सिवाना दुर्ग के लिए किया गया है। और क्या कहा जा रहा है? किलो अणखलो यू कहे आव कला राठौड़, मो सिर उतरे मेहनो तो सिर बांधे मोड़। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार की बात है जब जोधपुर के शासक राव मालदेव ने सिवाना पर आक्रमण किया था, तब सिवाना डूंगर सिंह के अधिकार में था और डूंगर सिंह ने उससे बिना युद्ध किए हुए इस दुर्ग को मालदेव को सौंप दिया था। तभी से सिवाना का किला अपने ऊपर इस बात का कलंक मानने लग गया और कलंक मानने लगने के बाद में सिवाना का किला इस पंक्ति के माध्यम से कला राठौड़ को पुकारता है और कहता है, क्या कहता है? किलो अणखलो यू कहे, मतलब किलो अणखला का मतलब होता है सिवाना का किला आपको पुकार रहा है, आओ कला राठौड़। मो सिर उतरे मेहणो, मो का मतलब मेरे सिर पर जो कलंक लगा हुआ, मेहणो का मतलब होता है कलंक, इसको उतारना है। और तो सिर बांधे मोड़, इसका मतलब कला राठौड़ आप आओ और यहाँ आने के बाद दुश्मनों की सेना से युद्ध करो और युद्ध करने के बाद में इस दुर्ग पर जो
कलंक लगा है वो कलंक मेरे सिर से उतर जाएगा और आपके सिर के ऊपर विजय का मोड़ बन जाएगा। इसलिए ये बात कही गई थी। इसलिए इस उंगती का जो संबंध है वो किस किले से रहा है, सिवाना के किले से रहा है, ये हमें ध्यान रखना। सिवाना के किले के बारे में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए उन पे भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। सिवाना के किले में आज तक सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिवाना का किला जो है इसका निर्माण कब कराया गया था। ध्यान रखना, सिवाना के किले के निर्माण की बात करते हैं तो इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और 10वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण कराने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आज तक एग्जाम में पूछा गया इस दुर्ग से रिलेटेड कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो हम कहेंगे 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। और क्या खास बात इस दुर्ग की रही है, इस दुर्ग की अगर बात करते हैं सर ये दुर्ग किस कैटेगरी का दुर्ग है, किस श्रेणी में आता है, तो हमें ध्यान रखना यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग की अगर अपन बात करते हैं तो सिवाना के किले के 2 उपनाम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछाते हैं। ध्यान रखना, सिवाना के किले को कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। क्या कहा जाता है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली इसको कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली इसको कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो इसी दुर्ग को एक दूसरा नाम और दिया गया है। और दूसरा नाम क्या दिया गया, तो ध्यान रखना इसी दुर्ग को कहा जाता है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, इसका मतलब यह है मारवाड़ के संकटकालीन राजधानी सर इस दुर्ग को क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखना मारवाड़ के राजाओं पे जब भी कोई आक्रमण होता था तो ध्यान रखना वो किस दुर्ग में जाकर शरण लेते थे, तो सिवाना के किले में शरण लेते थे, ये आपको ध्यान। इसलिए इसको मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है और इसी को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना ये वही दुर्ग है जब आपको पता होगा अंग्रेजों के द्वारा इस दुर्ग में हमारे राजस्थान के, जिसको कहते हैं हम राजस्थान के शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को इस दुर्ग में बंदी बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का वह दुर्ग जहां जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया था वो दुर्ग भी कौन सा है, सिवाना का किला है। तो ध्यान रखना इस उंगती का जो राइट आंसर होगा, इस किले है ना, इस पंक्ति का जो राइट आंसर होगा वो होगा सिवाना का किला, ये आपको ध्यान। तो ये पंक्ति किसके लिए कही गई है, सिवाना के किले के लिए कही गई, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है शुक्र नीति। अगला क्वेश्चन दिया है कथन 1 दिया जा रहा है, शुक्र नीतिकार ने किले के 7 भेद बताए हैं, ठीक है। कथन 2 कहा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ प्रकार के, है ना, सर्वश्रेष्ठ प्रकार सैन्य दुर्ग को बताया गया, ये आपको ध्यान रखना। 2 कथन आपको दिए गए और 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य, कथन 2 सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इन चारों में से एक का आपको चयन करना है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या शुक्र नीतिकार ने किले के 7 भेद बताए? नहीं साहब, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। शुक्र नीति ने दुर्गों के भेद कितने बताए? 9 भेद बताए। इसका मतलब कथन 1 तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रकार सैन्य दुर्ग को बताया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि शुक्र नीति में जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं उन 9 दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग अगर किसी को बताया तो सैन्य दुर्ग को बताया, ये बात बिल्कुल राइट है। इसका मतलब कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, ये आपको ध्यान रखना। और ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया जा रहा है कथन 1 सत्य है। नहीं, ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है। कथन 1 सत्य है, ये आंसर नहीं होगा। कथन 1 असत्य है, हाँ बिल्कुल सही बात है, गलत है। और कथन 2 सत्य है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर साथियों इन दुर्गों के भेद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इन दुर्गों को भेद को लेकर पूछे जा सकते हैं। मैं एक एक की चर्चा करता हूँ, देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि शुक्र नीति में दुर्गों के भेद कितने बताए, तो ध्यान रखना शुक्र नीति में दुर्गों के जो भेद बताए ना वो आपको ध्यान रखना, दुर्गों के भेद बताए 9। कितने बताए? 9 बताए। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए हमारे राजस्थान के अंतर्गत मनुस्मृति में दुर्गों के कितने भेद बताए गए हैं, बताइए मनुस्मृति में दुर्गों के भेद कितने बताए गए हैं, तो फिर आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 6 होगा, ये आपको ध्यान रखना। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक में जो कौटिल्य ने लिखी थी इसमें दुर्गों के कितने भेद बताए हैं, तो यहाँ आपको आंसर जो ध्यान रखना है वो रखना है 4 रखना है।
तो ये 3 फिगर आपको दुर्गों के भेद के बारे में ध्यान रखना है। शुक्र नीति पूछे तो 9 दुर्ग होते हैं, मनुस्मृति पूछे तो 6 दुर्ग होते हैं, और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र पूछे तो वहां पे 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 भेद आपको राजस्थान के नहीं पूरे ओवरऑल दुर्गों के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मिला है हमें, खाई, कांटों व पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने हो किस प्रकार का दुर्ग होता है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्या वह दुर्ग पारिक दुर्ग होगा, वह पारित दुर्ग होगा, वन दुर्ग होगा, एरन दुर्ग होगा। इन चारों में से एक दुर्ग ऐसा है जो खाई, कांटों और पत्थरों से निर्मित होता है, उसकी कैटेगरी आपको चुननी है। तो आइए जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो पारिक दुर्ग होता है ये वह दुर्ग होता है जिसके और केवल गहरी गहरी खाइयां होती है ना। वह दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी गहरी खाइयां होती है वह दुर्ग कहलाता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग की बात करते हैं तो यह वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ ईंटों पत्थरों से एक बड़ा बड़ा परकोटा बना होता होगा। ईंट और पत्थरों से बड़ा बड़ा परकोटा बना होता होगा, उस दुर्ग को अपन क्या कहते हैं, ईंटों पत्थरों का जो परकोटा होता है उस दुर्ग को अपन पारिक दुर्ग बोलते हैं। वन दुर्ग वह होता है जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, वन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और एरन दुर्ग की बात करते हैं तो एरन दुर्ग वह होते हैं जिनके चारों ओर खाई तो होती है, खाई के साथ में कांटे भी होते हैं और कांटे के साथ साथ वहां पर पत्थर भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इनकी वजह से उन दुर्गों तक पहुंचना बहुत है ना मुश्किल हो जाता है, मतलब उनके रास्ते दुर्गम हो जाते हैं। वही दुर्ग क्या कहलाते हैं, एरन दुर्ग कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया कि खाई, कांटों और पत्थर से जिसके मार्ग दुर्गम बने हो वे किस प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और बाकी की जो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं उनमें से 4 दुर्ग तो यही है, एक पारिक दुर्ग है, एक पारित दुर्ग है, एक वन दुर्ग है और एक एरन दुर्ग है। पारिक दुर्ग वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाइयां होती है ना। पारित दुर्ग वे जिनके चारों तरफ ईंटों और पत्थरों से बड़ा बड़ा परकोटा बना होता है। वन दुर्ग वे होते हैं जिनके चारों ओर वन होते हैं। और एरन दुर्ग वे होते हैं जहाँ खाई, कांटे और पत्थरों की वजह से उस दुर्ग के मार्ग दुर्गम हो जाते हैं, ऐसे दुर्ग को अपन बोलते हैं एरन दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के किले के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। चित्तौड़ के किले के संबंध में सत्य कथन का आपको चयन करना है और यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि पहला दिया जा रहा है, गंभीरी बेड़च नदियों के संगम स्थल के निकट स्थित है। क्या चित्तौड़ का किला गंभीर और बेड़च नदियों के संगम स्थल के पास है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा कहा जा रहा है, किले में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार बने हैं, ठीक है। तीसरा दिया जा रहा है, पाटनपोल के निकट बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। और अगला ऑप्शन दिया जा रहा है, ओखा रानी का महल स्थित है। और फिर कहा जा रहा है, विजय स्तंभ 7 मंजिला और कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। और इनमें से 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्या 2, 4, 5 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 4, 5 सही है, 2, 3, 4, 5 सही है। ये जो 5 आपको कथन दिए जा रहे हैं इनमें से सही कथनों का आपको चयन करना है। साथियों, ये कथन दिखने में, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं दिखने में बड़े हार्ड लगते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को भी बहुत तरीके से हल किया जा सकता है। और इसमें से केवल 5 कथन दिए गए, उनमें से कोई भी 1 या 2 कथनों की आप जानकारी कर लो कि ये सही है, बाकी की आपको जानकारी नहीं हो तो भी आप ऑप्शन से हल कर सकते हो। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार हमें हल करना है। तो पहली बात कही जा रही है, चित्तौड़ के किले में संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर स्थित है क्या? बिल्कुल। ध्यान रखना, चित्तौड़ का किला राजस्थान का इकलौता ऐसा दुर्ग है। चित्तौड़ का किला राजस्थान का इकलौता ऐसा दुर्ग है जिसको दुर्गों की सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है। सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है केवल एक को छोड़कर, और वो एक कौन सा है? ध्यान रखना, तो वो याद रखना आपको, दानवन दुर्ग। कौन सा है? दानवन। इसको दानवन दुर्ग के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, बाकी सब कैटेगरी में इस दुर्ग को रखा जा सकता है। इसका मतलब 9 प्रकार के जो भेद बताए आपने शुक्र नीति में, और 9 प्रकार में से एक छोड़ दो, दानवन। दानवन वे दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर मरुस्थल होते हैं, और चित्तौड़ के किले के चारों ओर कोई मरुस्थल नहीं है, इसलिए इसको दानवन दुर्ग की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो सर इसको गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के स्थित है। हाँ, हम कहते हैं कि दुर्ग जल दुर्ग की कैटेगरी में भी आता है, और वो इसी वजह से कहते हैं कि ये संगम स्थल के क्या है? नजदीक है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ये पहली बात तो बिल्कुल राइट है। अब आप इसके आधार पे ना ऑप्शन देख सकते हो। इसके आधार पे देख लो कि आपको इन 4 ऑप्शन में
एक कहाँ मिल रहा, एक सही है तो एक तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में देखो 2 4 5, एक कहीं पे ही नहीं रहा, एक तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में एक आ रहा, चेक करेंगे इसको। ऑप्शन सी में एक आ रहा, चेक करेंगे। ऑप्शन डी में देखो एक कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब 4 ऑप्शन में से 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, अब 2 और बचे, उनको चेक करते हैं। देखते हैं अगली लाइन देखो, किले में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार है। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल राइट है कि किले में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं, है ना। पाटन पोल से बात स्टार्ट होती है और 7वां द्वार जो होता है वो राम पोल के पास में जाकर 7वां प्रवेश द्वार आता है, राम पोल, ये ध्यान रखना। तो कुल 7 प्रवेश द्वार यहाँ पे बने हुए, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको ये पता रखना है कि जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं उसमें से एक के साथ में 2 भी आएगा। मतलब दूसरे नंबर का कथन भी सही है तो एक के साथ 2 भी आएगा। बताओ एक के साथ 2 है क्या? नहीं। अब बचा कौन सा? ऑप्शन बी बचा है। तो अपने आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एग्जाम में आप ऐसे ही प्रयोग किया करें ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। जरूरी नहीं कि आपको 5 कथन आए, 1 2 3 कथन भी अगर आपको आते हैं तो उन 3 कथनों की वजह से आप उस क्वेश्चन का आंसर राइट दे सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब आगे हम चेक करते हैं कि हमने बातें कैसे सही कर दी पूरी, वो भी चेक कर लेते हैं। पाटन पोल के निकट बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ, बिल्कुल बना हुआ, ये बात भी सही है। देवलिया प्रतापगढ़ के शासक थे बाघ सिंह जी, जब 1534-35 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, है ना। जब यहाँ की जो रानी थी, हाड़ी रानी करमावती थी, है ना, और करमावती ने फिर बाघ सिंह जी को इनवाइट किया था, ना, और बाघ सिंह जी आकर गुजरात के शासक बहादुर शाह से लड़ते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और वही इस पाटन पोल के निकट आज इनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया गया और वही स्मारक कहलाता है बाघ सिंह स्मारक। ये जाना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमने कहा 1 2 3 सही है, तो अब हमारा आंसर तो मिल गया। अब आगे देखते हैं अगला कहा जा रहा है। ओखा रानी का महल स्थित है। ओखा रानी का महल चित्तौड़ के किले में स्थित नहीं, ये आपको ध्यान रखना। ओखा रानी का महल हमारे राजस्थान में एक दुर्ग में बना हुआ है। ऐसे दुर्ग का नाम है अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ दुर्ग, जो कि सिरोही में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना। इसका मतलब चित्तौड़ किले में नहीं है, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। विजय स्तंभ 7 मंजिला है, नहीं साहब, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, ये आपको ध्यान रखना। और कीर्ति स्तंभ 9 नहीं, कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, इसको उल्टा कर दिया गया, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। और हमारी बात निकल के आ गई कि पहला दूसरा तीसरा सही है, जो कि हमने पहले से लगा दिया। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए जेठा महाजन बावड़ी, शेर खां की कब्र, रनिहार तालाब और जोहरा बोरा मंदिर। 4 आपको स्थल दिए गए हैं, है ना। 4 आपको रमणीय स्थल या पर्यटन स्थल दिए गए हैं और इन चारों स्थलों का संबंध, है ना, इनमें से कौन से किले का है? क्या बटनेर का किला, रणथंभौर का किला, शेरगढ़ का किला और चित्तौड़ का किला? कौन से स्थल का संबंध किस दुर्ग से, इस प्रकार आपको मिलान करना। और मिलान करने वाले क्वेश्चन भी बहुत साधारण होते हैं। इनमें से भी अगर हमें 1 2 बात की भी जानकारी होती है तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेठा महाजन बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। हमें पता है जेठा महाजन बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। क्या बटनेर के किले में? नहीं है। रणथंभौर के किले में? नहीं। शेरगढ़ के किले में? नहीं। चित्तौड़ के किले में? हाँ, जेठा महाजन जो बावड़ी है वो चित्तौड़ के किले में है, ये आपको ध्यान रखना। तो एक बार आपको पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना, यही से आपको देखना। बताओ जेठा महाजन की बावड़ी, ए आ रहा है और ए का आंसर क्या है? 4। ऑप्शन में जाओ, ए का आंसर 4, ए का आंसर 4 है। ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। एक का 4 ठीक है, इसमें एक का 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। एक का 4 नहीं आ रहा, एक का 4 नहीं आ रहा, ये आंसर है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन चेक करते हैं कि कौन सा स्थल कौन से दुर्ग में है। देखते हैं। शेर खां की कब्र कहाँ है? शेर खां की कब्र बिल्कुल सही बात है, बटनेर दुर्ग में है। कहाँ पर है? बटनेर दुर्ग में। तो बी का 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। रनिहार तालाब कहाँ? रनिहार तालाब रणथंभौर दुर्ग में है। रनिहार तालाब बोलो, सी के अंतर्गत 2 आ रहा है। हाँ, सी के अंतर्गत 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और जोहरा बोरा का मंदिर का जो बचेगा, और वो दुर्ग कौन सा है? बोलो, शेरगढ़ का किला, जो कि 12 में है और वहां पर जोहरा बोरा मंदिर स्थित है। इसका मतलब बिल्कुल सटीक बैठ गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, ध्यान रखना, रनिहार तालाब पूछे तो रणथंभौर का किला है, और यहीं अगर रानी सागर तालाब पूछे तो फिर मेरठ का आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य बोले तो आपको गलत कथन का चयन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला ऑप्शन, आमेर के किले का प्रथम प्रवेश द्वार जेपोल है। आमेर के किले का प्रथम प्रवेश द्वार जेपोल है। देखते हैं। 1575 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना के किले पर अधिकार किया था। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ जालोर के किले में स्थित है। और ऑप्शन डी दिया जा रहा है,
गोल झालरा व बड़ा झालरा नागौर के किले में स्थित है। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको छांटना है जो गलत है। और गलत की अगर अपन बात करते हैं तो आमेर के किले का प्रथम प्रवेश द्वार जयपुर है क्या? बिल्कुल सही बात है। ये कथन तो बिल्कुल सही है कि आमेर के किले का जो प्रथम प्रवेश द्वार है उसका नाम जयपुर है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात करते हैं 1575 में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना के किले पर अधिकार किया, बिल्कुल किया था, है ना। ये बात भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी दिया जा रहा है परमार कालीन कीर्ति स्तंभ जालोर के किले में स्थित है। कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं, चित्तौड़ के किले में कीर्ति स्तंभ हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा कि ऐसा कीर्ति स्तंभ जिसका निर्माण परमारों के काल में हुआ और वो कीर्ति स्तंभ राजस्थान में कहाँ पर है, तो ये कह रहा है जालोर के किले में, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। और आगे कहा जा रहा है गोल झालरा और बड़ा झालरा नागौर के किले में स्थित है। झालरा का मतलब जलाशय है, ये आपको ध्यान रखना, और ये दुर्ग में है लेकिन नागौर के किले में नहीं है। ये जो आपको होता है गोल झालरा और बड़ा झालरा है, ये हमारे राजस्थान के एक दुर्ग में है। ऐसे दुर्ग का नाम है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? तो ध्यान रखना, ये तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर वाला है। कौन सा है? अजमेर वाला है। तो गोल झालरा, बड़ा झालरा, नाना साहिब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, ये सारे के सारे जलाशय तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसलिए इन चारों ऑप्शन में से गलत कोई होगा तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अजमेर में न करके यहाँ पे नागौर दिया हुआ है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर? आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है निम्नलिखित किलों में, निम्नलिखित किलों को उनके निर्माण के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न वर्तमान में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कालक्रम को लेकर, चाहे वो संतों के कालक्रम की बात करें, लोक देवताओं के कालक्रम की बात करते हैं, राजा महाराजाओं के कालक्रमों की बात करें, मंदिरों की बात करें, चाहे दुर्गों की बात करें, वर्तमान में कालक्रम वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा रहा है निम्नलिखित किलों को उनके निर्माण के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अब इन चारों दुर्गों के अगर आपको निर्माण वर्ष पता है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। आइए जानते हैं, तो देखते हैं एक एक दुर्ग के बारे में। सबसे पहले एक दुर्ग दिया जा रहा है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ के किले का निर्माण कब हुआ यह आपको पता रहना चाहिए। तो हमें पता है इस दुर्ग का निर्माण 1589 से 94 के बीच में हुआ था, ये इसका निर्माण वर्ष है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो मेहरानगढ़ दुर्ग दिया जा रहा है। मेहरानगढ़ दुर्ग के हम सब जानते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था एक वर्ष में, वो हुआ था 1459 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, ऑप्शन सी दिया जा रहा है तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण कब होता है तो आपको ध्यान रखना, इस दुर्ग का निर्माण हुआ था 1354 ईस्वी के अंतर्गत। और फिर आपसे पूछा जा रहा है जैसलमेर के किले का निर्माण कब हुआ, तो जैसलमेर के किले का निर्माण हुआ था 1155 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना। और जब ये सन आप यहाँ लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है कि निर्माण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले इनमें से 1589 से 94, 1459, 1354, 1100, पहले क्या आएगा 1155, मतलब सबसे पहले एक दुर्ग का निर्माण हुआ था जैसलमेर का। ऑप्शन में देखते हैं 4 नंबर सबसे पहले दिखना चाहिए। ऑप्शन ए में 4 है, ये आंसर हो सकता है। इसमें 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। 4 है, हो सकता है। इसमें 4 नहीं है पहले, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसलमेर के बाद में निर्माण हुआ था तारागढ़ दुर्ग बूंदी, 1354 आएगा, और तारागढ़ दुर्ग बूंदी, इसका मतलब 4 के बाद 3 आना चाहिए। इसमें 4 के बाद 3 है क्या? नहीं है। इसमें 4 के बाद 3 है, बिल्कुल है। और फिर कहा जा रहा है कि 4 के बाद 3 के बाद है, अच्छा बताओ जूनागढ़ में आएगा मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ आएगा। 1459 में हुआ था तो वास्तव में 2 लिखा हुआ है, और फिर 1589 94 में 1 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। निर्माणकर्ता की अगर बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये पता रहना चाहिए आपको। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था? बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग के निर्माण की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव बरसिंह ने। किसने करवाया था? राव बरसिंह ने। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान रखना। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना। और जैसलमेर के किले की बात करते हैं तो हमें ये भी पता है कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, है ना, रावल जैसल ने, ये आपको ध्यान रखना। रावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना। तो निर्माणकर्ता और निर्माण वर्ष दोनों हमें दुर्गों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, ध्यान रहना चाहिए, आपको ध्यान रखना। ऐसे कई क्वेश्चन हम आगे इस 1 से 1.5 महीने में इस कला संस्कृति के महासंगम में हर प्रकार के दुर्गों से और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके बीच में लाने वाला हूँ, जो वर्तमान में एग्जाम में जिस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कथन है आबू का पुराना किला अचलेश्वर
परमार शासकों द्वारा 900 ईस्वी के लगभग बनवाया गया था। एक बात तो ये ध्यान रखना है। और आगे कहा जा रहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा रखी गई थी। और 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है क्या, कथन 1 असत्य, कथन 2 सत्य है क्या, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है क्या, और कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है क्या, ये आपको चयन करना है। तो सबसे पहले रहता है कथन 1 सही है या नहीं है। आबू का पुराना किला अचलेश्वर, है ना, अचलेश्वर बोल दो या अचलगढ़ बोल दो, है ना, परमार शासकों द्वारा 900 ईस्वी लगभग बनाया गया था। बिल्कुल ये बात सही है। इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण पूछे तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि 900 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। दूसरे की अगर बात करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा रखी गई थी। ये बात थोड़ी सोचने के लायक है। हाँ कि कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाया था, सब चीजें है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ वर्ष दिया गया 1458। 1458 में नींव नहीं रखी गई। 1458 में तो दुर्ग बनकर तैयार हो गया था। तो बताइए इस दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? तो ध्यान रखना, इस दुर्ग की नींव रखी गई थी 1448 में, ये ध्यान रखना। और 1448 में इस दुर्ग की नींव रखी गई और 58 में तो दुर्ग बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ हमें कहा जा रहा है कि 1458 में नींव रखी गई थी। इस वजह से ध्यान रखना ये कथन क्या हो जाता है, गलत। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कथन 1 सही है। देखते हैं ऑप्शन ए में हमें दिया ऑप्शन ए में हमें दिया जा रहा है कथन 1 सत्य है, बिल्कुल सही है। कथन 2 असत्य है, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, मिलान कीजिए रानावत जी का चौक, जालोर का किला, आनंद धन जी का मंदिर, 2 मंजिला रानी महल और हल्देश्वर महादेव का मंदिर। ये 4 आपको यहाँ पर मंदिर महल चौक दिए गए हैं और इनका संबंध इनमें से कौन से किले से है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या जालोर के किले से है, जयगढ़ के किले से है, सिवाना का किला और मेहरानगढ़ का किला। ये आपको ध्यान, मतलब इन चारों स्थलों का संबंध इन चारों दुर्गों में से है और इनका आपको मिलान करना है। मैंने कहा ना, मिलान चिन्ह वाले प्रश्नों में कोई भी 1 या 2 जानकारी आपके पास में सही होनी चाहिए, उससे आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले रानावत जी का चौक, हो सकता है कि रानावत जी का चौक हमने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा सुना हुआ रहता है, एक तो सुना रहता है हल्देश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि हल्देश्वर महादेव मंदिर हल्देश्वर की पहाड़ी में स्थित है और हल्देश्वर की पहाड़ी बालोतरा बाड़मेर में स्थित है और वहां पर एक दुर्ग बनता है। वो दुर्ग कौन सा? सिवाना है। तो फिक्स बात है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो सिवाना का किला होगा। अब आप ये देख लीजिएगा डी में 3 कहाँ दिया जा रहा है। डी में 3 यहाँ पे है, डी में 3 यहाँ पे है और डी में 3 यहाँ पे है, मतलब ये हमारे आंसर कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब 1-2 ऑप्शन आपके पास हम बचे हैं तो और देख लेते हैं। इनमें से एक बात और सुनी हुई सबसे ज्यादा जो हमारी रहती है वो रहती है आनंद धन जी का मंदिर। और आनंद धन जी का मंदिर कहाँ पर है? तो वो ध्यान रखना मेहरानगढ़ के किले में है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ के किले में। इसका मतलब वह ऑप्शन देखो जिसमें आपको B4 मिल रहा है ना, बी का आंसर 4 के रूप में। तो बताओ बी का आंसर 4 के रूप में आपको कहाँ मिल रहा है? या तो आपका आंसर ए होगा या डी होगा। बी का 4 मिल रहा है क्या? नहीं, बी का 1 मिल रहा है, तो आंसर अपने आप गलत हो गया। बी का 4 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो आपने डी और बी ये 2 पता है, इस 2 के आधार पे आपने आंसर दे दिया। अब अपने आप क्लियर कर लो कि रानावत जी के चौक कहाँ पे है? ये जयगढ़ के किले में है। तो देख लीजिएगा 1 का 2 बिल्कुल सही बात है। और आगे कहा 2 मंजिला रानी महल जालोर के किले में है। और देखिएगा यहाँ पे कि सी का आंसर ये भी कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, वास्तव में जालोर किला। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मतलब 4 कथन आपको दिए गए, इनमें से गलत कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक पे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जैसलमेर के किले, क्या दोहरा प्रकोटा जो है वो कमरकोट कहलाता है क्या? ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी भीमलाट स्तंभ शेरगढ़ दुर्ग 12 में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने जालोर के किले का निर्माण करवाया था, बोले तो निर्माता था, ठीक है। जालोर का किला सुगड़ी नदी के किनारे, सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित गिरी दुर्ग है। इन 4 में से एक गलत है, उसका चयन करना। तो एक एक पे अपन चर्चा करते हैं। जैसलमेर के किले के वास में दोहरा प्रकोटा है और वो दोहरा प्रकोटा कमरकोट कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है हमारी, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। भीमलाट स्तंभ, भीमलाट एक मीनार है ना, और उसके बारे में कहा क्या वह शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है क्या?
भीमलाट आपसे पूछी आ रही है ना, और वो क्या आपके शेरगढ़ दुर्ग 12 में स्थित है क्या, ये ध्यान रखना। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। भीमलाट जो है, ये भीमलाट ध्यान रखना हमारे राजस्थान के एक दुर्ग में है, और ऐसे दुर्ग का नाम है बयाना का किला, बोले तो बयाना दुर्ग। और बयाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, आप सब जानते हो, भरतपुर में पड़ता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बयाना भरतपुर होगा, और इसने क्या दे दिया, शेरगढ़ दुर्ग 12 दे दिया, और यही बात गलत हो जाती है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। पंडित दशरथ शर्मा के अनुसार नागबड़ प्रथम जालोर के किले के निर्माता थे, बिल्कुल सही है। जालोर के किले के निर्माण के बारे में दो बातें कही जाती है। अगर पंडित दशरथ शर्मा के अनुसार पूछे तो नागबड़ प्रथम बिल्कुल सही है, प्रतिहार शासक नागबड़ प्रथम ने करवाया था। लेकिन अगर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पूछे तो फिर आपको आंसर ध्यान रखना, परमार शासकों ने करवाया है। तो दशरथ शर्मा ने कहा प्रतिहारों ने करवाया, उसमें नाम भी बताया नागबड़ प्रथम ने, और जीएच ओझा ने कहा कि इसका निर्माण जो है परमार शासकों ने करवाया था। ये आपको ध्यान, इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कहा जा रहा है जालोर का किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे से, बिल्कुल सही है। जालोर का किला जो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जब ये सही, ये सही, ये सही, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। गलत क्यों हो गया, रीजन भी जान लिया कि भीमलाट शेरगढ़ दुर्ग में न होकर कहां पर है, बयाना दुर्ग में। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा, ये ध्यान रखना आपको, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। अच्छा, 4 आपको कथन दिए जा रहे हैं आपकी बार वापस, और उनमें से आपको सत्य कथन का चयन करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब सत्य कथन का चयन कैसे करना है तो देखिएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कपूर जलाशय अचलगढ़ दुर्ग के, अचलगढ़ किले में स्थित है क्या, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल सही बात है, कपूर है ना, हम इसको बोलते हैं कपूर सागर तालाब। कौन सा तालाब बोलते हैं, कपूर सागर तालाब बोलते हैं, आपको ध्यान रखना। और कपूर सागर तालाब वास्तव में सही बात है, अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका मतलब ये पहली बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे कह रहा है आपको सत्य कथन का चुनाव करना है ना, और इसके 4 ऑप्शन इनमें से देने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, डोडगढ़ या धोलारगढ़ गागरोन के किले को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। गागरोन के किले का प्राचीन नाम डोडगढ़ या फिर धोलारगढ़ ही था, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आप देखो, जब इन दोनों को आपने सही बता दिया कि पहला और दूसरा सही है, तो मैंने बताया ना 4 ऑप्शन को देखो आप डायरेक्ट, बाकी की थ्योरी मत पढ़ो, पढ़ लेना लास्ट में, लेकिन अभी अपने को टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर 4 ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन ए में देखा, एक है क्या, एक है, बिल्कुल एक सही भी था, और एक यहाँ पे भी आ रहा, तो ये तो आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, सावधान में इसको छोड़ना पड़ेगा। इसमें एक है क्या, एक तो सही होना चाहिए, और इसमें एक नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं होगा। एक इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब या तो ए होगा या सी होगा। अगला देखो, डोडगढ़ या धोलारगढ़ गागरोन के किले को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और सही बात है तो आपको देखना पड़ेगा, एक के साथ में 2 भी आना चाहिए। इसमें एक के साथ 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एक सही है, 2 सही है, और 3 और 4 भी सही है, इसका मतलब अब देखते हैं सही है या नहीं। तो देखिएगा आगे कहा, सुबट निवास खिलबत निवास जयगढ़ के किले में स्थित है, बिल्कुल सही बात। अगली बात कही जा रही है, हरविलास शारदा के अनुसार, हरविलास शारदा के अनुसार तारागढ़ का किला अजमेर को प्राचीनतम गिरिदुर्ग माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। हरविलास शारदा एक इतिहासकार हुए जिन्होंने कहा कि तारागढ़ का किला जो है अजमेर का प्राचीनतम गिरिदुर्ग है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो चारों बातें सही है, और चारों बातें सही है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कथन, है ना, और कथन दिया जा रहा है कर्ण, ये कर्णपोल है, ध्यान रखना, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, कर्णपोल व चांदपोल जूनागढ़ के किले के प्रवेश द्वार है क्या, ठीक है। कथन 2, दिया बुर्ज 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ जयगढ़ के किले में स्थित है। अब 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्या इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए होगा, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। ऑप्शन सी दिया जा रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, और ऑप्शन डी दिया जा रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ये आपको बताना है। तो हमें ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। देखो, कर्णपोल और चांदपोल, बिल्कुल सही बात है। कर्णपोल और चांदपोल जो है जूनागढ़ किले के प्रवेश द्वार है क्या, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही आपको था जूनागढ़ किले का प्रवेश द्वार। आगे बात करते हैं, कथन 2 कहा जा रहा है हमें कि दिया बुर्ज 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ जयगढ़ के किले में स्थित है। हाँ, ध्यान रखना, ये जयगढ़ के किले में एक छोटा गढ़ बना हुआ है, एक लघु गढ़ बना हुआ है, जिसका नाम है विजयगढ़ी, और विजयगढ़ी के पास ये 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। और ये 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, उसी को तो क्या कहते हैं,
दिया बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? दिया बुर्ज। तो ये बात ही बिल्कुल सही है कि ये जयगढ़ के किले में स्थित है। इसका मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला कथन 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है? सत्य है, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आना मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा मिलान कीजिए, है ना, और 4 और 3 हमें दुर्गों के नाम दिए जा रहे हैं। एक दिया जा रहा है मांडलगढ़ का किला, एक दिया जा रहा है नागौर का किला और एक दिया जा रहा है भैंसरोड का किला। और आगे कहा जा रहा है जलदुर्ग, दानवन दुर्ग और गिरिदुर्ग। इसका मतलब 3 दुर्ग दिए गए हैं और 3 दुर्गों की हमें श्रेणियां दी जा रही है। अब कौन सा किला किस श्रेणी का आता है उसका चयन हमें करना है। तो देखते हैं। हमें पता है मांडलगढ़ का किला, मांडलगढ़ का किला एक पहाड़ी दुर्ग है और पहाड़ पे जो दुर्ग बने होते हैं वो क्या होते हैं? गिरी दुर्ग की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब आप इतना सा देख लो कि ऑप्शन ए का आंसर 3 होना चाहिए, ऑप्शन ए में 3 आना चाहिए, ऑप्शन ए में 3 आ रहा है, ऑप्शन ए में 3 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ए में 3 नहीं आ रहा, ए में 3 नहीं आ रहा। अब या तो आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगली बार नागौर का किला, नागौर का किला बिल्कुल सही बात है, दानवन दुर्ग की कैटेगरी में आता है। मरुस्थल के बीच में स्थित है इसलिए दानवन दुर्ग की कैटेगरी में आता है। अब आप ऑप्शन देखो कि जहां बी का 2 मिल रहा है, बी का 2 मिल रहा है, यहाँ बी का 2 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपको होता है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और फिगर सी का 1 भैंसरोड का किला अपन जानते हैं कि राजस्थान में जलदुर्ग की कैटेगरी में आता है भैंसरोड का, जिसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ये देखना हमें, ठीक है। तो देखो, जैसलमेर के किले के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। जैसलमेर के किले के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना आपको, ठीक है। 3 आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में निर्मित किया गया था। अभी अभी हम देख के आए, ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि जैसल के द्वारा किया गया। और जब ये सब 3 कथन देखकर ऑप्शन ऐसे दे दिए जाए तो मैंने कहा ना एक बार हमें ये देखना है कि हम डायरेक्ट बिना पढ़े आंसर दे दें यहाँ पे, है ना। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आंसर हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है ना, तो आपको पता है कि एक तो सही है। तो आपको पता है 4 ऑप्शन में से वह ऑप्शन चेक करो जिसमें 1 मिल रहा है। 1 इसमें मिल रहा है, आंसर हो सकता है, इसमें मिल रहा है हो सकता है, इसमें मिल रहा है हो सकता है, लेकिन डी में नहीं मिल रहा। तो एक बार ये तो क्लियर करोगे डी तो आंसर नहीं होगा। आगे और पढ़ो, अपने आप अभी स्थिति क्लियर होगी, ठीक है। तो देखते हैं। अखे सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास महल स्थित है। बिल्कुल सही बात है, जैसलमेर के किले में सर्वोत्तम निवास महल है और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? अखे सिंह ने कराया। इसमें दूसरा भी सही है। अब आप वो ऑप्शन चेक करो जिसके अंतर्गत आपको 1 के साथ में 2 मिल रहा है। इसमें है क्या? नहीं है। अब इसमें भी है और इसमें भी है। अब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, वो तीसरा तय करेगा। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा कहा जा रहा है गोल जालरा बड़ा जालरा स्थित है। गोल जालरा और बड़ा जालरा स्थित है। ये आपको क्या जैसलमेर के किले में गोल जालरा बड़ा जालरा स्थित है क्या? नहीं है। पर पहले देख के आए कि बड़ा जालरा और गोल जालरा तो राजस्थान के एक दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग का नाम क्या है बोलो? तारागढ़ दुर्ग है। इसका मतलब, और तारागढ़ दुर्ग भी कौन सा है? तो ध्यान रखना अजमेर वाला है। बोलो कौन सा है? अजमेर वाला। इसका मतलब ये जो है ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब वह ऑप्शन चेक कर लो जो बचे हैं उनमें से 3 नहीं आना चाहिए, है और 3 इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अपने आप बचा हुआ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कि 1 और 2 सही है। 1 और 2 अपने देखे दोनों सही है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है? 2 मंजिला रानी के महल और जोग माया का मंदिर किस किले में स्थित है? ये आपको ध्यान रखना। 2 मंजिला रानी के महल और जोग माया का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? अभी अभी हम पढ़कर आए थे। ये जो 2 मंजिला रानी का महल है ये हम पढ़ के आए थे, जालोर के किले में स्थित है। बोलो कहां पर है? जालोर के किले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जालोर के किले में स्थित है तो फिर आपको ऑप्शन देखना क्या आपको जालोर का किला कहीं भी मिल रहा है क्या, है ना। जालोर के किले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है ना, जालोर के किले में। और जालोर का किला ऑप्शन में देखो कहीं दिख रहा है क्या? मेहरानगढ़ का किला नहीं, आमेर का किला नहीं, जालोर का किला। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना 2 मंजिला रानी और जोग माया का मंदिर दोनों के दोनों एक दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग का नाम क्या है? जालोर का किला, जिसको हम स्वर्णगिरी दुर्ग भी बोलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है देखिएगा। मेहता मेघराज की देवली और ठाकुर शिव सिंह द्वारा निर्मित गोपीनाथ का मंदिर किस किले में स्थित है? यह आपको ध्यान रखना। अब 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बाला किला, चूरू का किला, मांडलगढ़ का किला और विजय मंदिर किला। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ देखिएगा एक चीज पे आप ध्यान कर सकते हो
है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ ठाकुर शिव सिंह का नाम आया और ठाकुर शिव सिंह के लिए राजस्थान का एक दुर्ग चर्चा का विषय रहता है। आपको पता होगा राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जहां चांदी के गोले भी दागे गए थे, और चांदी के गोले जब दागे गए थे उस समय वहां के जो राजा थे उनका नाम शिव सिंह जी था। अब आपको इतनी सी पहचान होनी चाहिए थी कि राजस्थान के ऐसा दुर्ग राजस्थान में जो चांदी के गोले दागने के लिए विख्यात रहा है। तो हमें ये तो पता है कि चूरू का किला है, और चूरू का किला ऑप्शन में भी मिलता है, तो हमारा आंसर काफी हद तक ठीक हो जाता है कि शिव सिंह ने, आपको पता है शिव सिंह वही शासक है जिनके काल में चूरू के अंतर्गत, आपको पता होगा, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, एक बार की बात है 1814 की बात है, और 1814 में जब बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह जी, और बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी ने, हमें सबको पता है कि आपको पता होगा बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी ने, है ना, एक व्यक्ति के नेतृत्व में, और ऐसे व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना, अमरचंद सुराना। क्या नाम है? अमरचंद सुराना। और इस अमरचंद सुराना के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी चूरू के किले पर आक्रमण करने के लिए, और इस अमरचंद सुराना की सेना ने चूरू के किले को जब चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद वहां से, है ना, बारूद के गोले बरसाना प्रारंभ कर दिया था। तब वहां के शासक शिव सिंह जी थे जिन्होंने डटकर मुकाबला किया था, लेकिन कुछ समय बाद में उनके पास भी बारूद के गोले समाप्त हो जाते हैं। तब उन्होंने, आपको पता होगा अच्छी तरह से कि उन्होंने लोहे और शीशों के गोले बनाकर दुश्मनों पर दागे गए थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि कुछ समय बाद में वो, है ना, लोहे और शीशे के गोले भी समाप्त हो जाते हैं। तब चूरू की जनता और वहां के सेठ साहूकार ने शिव सिंह जी को, है ना, अपने घरों से चांदी लाकर समर्पित किए, और शिव सिंह जी ने उस चांदी के गोले बनाकर दुश्मनों पर दागे गए। और जब दुश्मनों की सेना पर चांदी के गोले जाकर गिरे तो उन दुश्मनों की सेवा ने चूरू की जन भावनाओं का आदर करते हुए उस दुर्ग के चारों तरफ से अपना घेरा उठा लिया था। इस वजह से चर्चा का विषय रहा राजस्थान एक दुर्ग जिसका नाम है चूरू का किला। और वहां के जो शासक थे, कि ये जो घटना हुई थी उस समय वहां के शासक शिव सिंह जी थे जिन्होंने चूरू के किले में गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कथन एक, है ना, जूनागढ़ किले की नींव 23 जनवरी 1589 को रखी गई थी। हमें पता है ये फिक्स है, अभी अभी हम देख के आए थे जूनागढ़ के किले का निर्माण 1589 में प्रारंभ हुआ था और 94 में समाप्त हो गया। नींव 1589 में रखी गई थी। इसका कथन एक तो सही है। अब देख लो, आपको कथन एक कहीं सही मिल रहा है, कथन 1 और 3 यहाँ भी है, कथन 1 और 3 असत्य है, मतलब ये तो हो नहीं सकता है ना। कथन 1 और 1 तो सत्य है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। कथन 1 कथन 2 सत्य है, तो ये हो सकता है, सभी कथन सत्य है, ये भी हो सकता है। आप आगे देखो, बटनेर जो दुर्ग है और बटनेर के किले के अंतर्गत जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर दलपत सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, उसकी 6 रानियों की आकृतियां उत्कीर्ण है। बिल्कुल बात ये भी साथ है ना, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब दूसरा भी सही है। और आगे कहा जा रहा है रानीसर और पदम सागर जलाशय मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित। अभी बता के आया था मैं, रानी सागर तालाब पूछे तो मेहरानगढ़ दुर्ग, और रानीहाट तालाब पूछे तो रणथंभौर दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही पदम सागर तालाब पूछे तो मेहरानगढ़ दुर्ग, और पद्मला तालाब पूछे तो रणथंभौर दुर्ग, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये बात भी सही है। जब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो आपको उस ऑप्शन का चेक करना जहां पर लिखा हुआ तीनों सही है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, मिलान कीजिए किले और उनकी आकृतियों के लेकर। अच्छा, 3 किले दिए गए, 3 किलों की आकृतियां दी गई है, वो कौन से किले की कौन सी आकृतियों की आपको मिलान करना है। सबसे कह रहा है लोहागढ़ का किला, फिर मांडलगढ़ का किला, और फिर कहा जा रहा जूनागढ़ का किला। एक आकृति दी गई कटोरे नुमा, एक दी गई चतुर्भुजाकार, एक दी गई आयताकार, ये आपको ध्यान। तो हमें पता है लोहागढ़ का जो किला है वो आपको आयताकार स्वरूप में देखने को मिलता है। इसका मतलब आपको 1 का 3 मिलना चाहिए। बताओ 1 का 3 है क्या? 1 का 3 कितनी जगह वो देख लीजिएगा। 1 का 3 है, हो सकता है 1 का 3 है, 1 का 3 नहीं है, 1 का 3 नहीं है। तो अब इसके बाद में और चेक कर लीजिएगा, और आगे चेक करेंगे तो फिर हमें कहा जा रहा है मांडलगढ़ का जो किला है ये क्या कटोरे नुमा है या चतुर्भुजाकार है, ये आपको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, आगे बढ़ो। जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला हम सब जानते हैं चतुर्भुजाकार है, बिल्कुल चौकोर है, इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। इसका मतलब सी के अंतर्गत 2 आना चाहिए, और सी में 2 यहाँ पे आ रहा, सी में 2 यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अपने आप मांडलगढ़ किले की आपको पता होगा जो आकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? वो कटोरे नुमा हो जाएगी, याद रखना। तो मांडल के किले की आकृति कैसी है? कटोरे नुमा है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है निम्नलिखित तथ्यों में से असत्य
तथ्य की पहचान कीजिए। ऐसे 4 आपको तथ्य दिए गए, इसमें से एक गलत तथ्य की आपको पहचान करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए क्या कहा जा रहा है। जानू नायक, पीपली इब्राहिम, साहिद, बांद्रा, तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बुर्जें हैं। ये ध्यान रखना, बांद्रा ये सब बुर्जें तो हैं, तारागढ़ दुर्ग की भी है, लेकिन तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला नहीं, ये अजमेर वाला है। और जब अजमेर वाला होगा तो फिक्स बात है ये पहली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और आपसे यही पूछ रहा है असत्य तथ्य की पहचान कीजिएगा। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आ गया, ऑप्शन ए होगा। लेकिन बी सी डी सही कैसे हो जाते हैं वो भी अपन चेक कर लेते हैं। देखते हैं कुंभलगढ़ का किला वास्तुकार, कुंभलगढ़ के किले के वास्तुकार मंडन की देखरेख में 1458 ईस्वी बना था। हाँ, अभी हम देख के आए थे कि 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग बनकर तैयार हो गया था, और वो एक शिल्पी की, एक है ना वास्तुकार की देखरेख में बना था, वो मंडन है। ये बात बिल्कुल सही है। अकबर द्वारा रणथंभौर के किले में शाही टकसाल स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। अकबर द्वारा रणथंभौर के किले में शाही टकसाल स्थापित की गई, ये बात भी बिल्कुल राइट है। और अगली बात कही जा रही है विजय मंदिर के जो किला है उसमें लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा द्वारा उषा मंदिर का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। उषा मंदिर का निर्माण भी आपको पता होगा भरतपुर में है ना, और वो विजय मंदिर के किले में स्थित है। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है कि ऑप्शन डी भी राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, हमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। आमेर के महलों की सुंदरता के संबंध में यह कथन किसका है। एक कथन दिया जा रहा है, और कथन क्या है, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। ये कथन इनमें से किस व्यक्ति ने कहा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहा जा रहा है क्या रुडयार्ड किपलिंग ने कहा, ऑप्शन बी है क्या बिशप हेबर ने कहा, ऑप्शन सी है क्या हसन निजामी ने कहा, ऑप्शन डी है क्या कर्नल टोड ने कहा था। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका बिशप हेबर, ये आपको ध्यान रखना। बिशप हेबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन ध्यान रखना रूस देश में स्थित एक शहर है जहाँ के महल और दुर्ग पूरी दुनिया में विख्यात रहे हैं। और अल ब्रह्मा की बात करते हैं, ये स्पेन में स्थित है, यहाँ के महल और दुर्ग भी बहुत विख्यात रहे हैं। लेकिन बिशप हेबर ने तो इन दोनों को भी फेल कर दिया हमारे राजस्थान के एक दुर्ग के बारे में, और वो दुर्ग कौन सा है, आमेर का महल है, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस किले की प्राचीर लगभग 9 किलोमीटर की परिधि में है जिसमें 15 बड़ी बुर्जें और 52 छोटी बुर्जें बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, ऑप्शन बी विजय मंदिर किला बयाना है, ऑप्शन सी नागौर का किला है, ऑप्शन डी बाला किला अलवर है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बाला किला अलवर होगा, ये ध्यान रखना। इससे दुर्ग की प्राचीर की बात करते हैं, लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। बोले तो प्राचीर का तो दीवार होता है, और दीवार से जो परिधि है इस दुर्ग की वो 9 किलोमीटर लंबी है, और इसमें 15 बड़ी बुर्जें हैं और 52 छोटी बुर्ज से ये दुर्ग बना हुआ है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास व दलेल निवास किस किले में स्थित महल है, ये ध्यान रखना। ये कुछ महलों के नाम दिए गए और कुछ बुर्जों के नाम दिए गए, और इनमें से किसी एक का हमें पता रहना चाहिए कि कौन से दुर्ग में है। तो ध्यान रखना चीनी बुर्ज के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चीनी बुर्ज हमारे राजस्थान के एक दुर्ग में स्थित है, और ऐसे दुर्ग का नाम है, ध्यान रखना, जूनागढ़ का किला। कौन सा किला है, जूनागढ़ का किला, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जहां चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास और दलेल निवास महल स्थित है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का मिलान कीजिए, और मिलान करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर स्थल दिए जा रहे हैं, जिसमें एक स्थल दिया जा रहा है राजा अचल दास के महल, ऑप्शन बी दिया जा रहा है आराम मंदिर, ऑप्शन सी दिया जा रहा है कोटी खास। और इनको आपको मिलान करना है 3 दुर्गों से, एक लोहागढ़ का किला है, एक गागरोन का किला है, एक जयगढ़ का किला है। तो आपको ये ध्यान रखना अचल दास खींची की बात हो रही है यहाँ पे, और अचल दास खींची का नाम आते ही हम सब जानते हैं अचल दास खींची का संबंध एक दुर्ग से रहा है, और इस दुर्ग का नाम क्या है, गागरोन का किला है। तो आप यहीं से आंसर दे सकते हो। ऑप्शन ए में 2 देना है, ऑप्शन ए में 2 देना, ए में 2 नहीं है, ए में 2 है क्या, यहाँ पे नहीं है, इसमें ए में 2 नहीं है, तो ये दोनों को काट दो, ए में 2 नहीं है और ए में 2, तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं सही कैसा हो जाता है। तो देखते हैं, पर एक बात करते हैं, आराम मंदिर कौन से दुर्ग में है, आराम मंदिर ध्यान रखना जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, ये ध्यान रखना। और कोठी खास किसको कहते हैं, तो लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत कोठी खास स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। तो हमें ध्यान रखना ए में 2, बी में 3 और सी में 1, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, देखिएगा।
अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का आपको चयन करना है और गलत कौन सा है तो ये देखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए क्या दिया जा रहा है, हरविलास शारदा के अनुसार सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ के किले अजमेर पर हुए। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे देखा जाए तो सर्वाधिक आक्रमण बटनेर दुर्ग पर हुए थे, लेकिन हरविलास शारदा देकर अगर आपसे पूछा जाए तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, तारागढ़ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करें, बटनेर का किला 52 बीघा भूमि में स्थित था। बिल्कुल सही बात है, बटनेर का किला 52 बीघा भूमि में विस्तृत है और इसमें 52 ही विशाल बुर्ज स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। आगे कहा जा रहा है, गणेश पोल मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है। नहीं, ये बात गलत आ गई साहब, है तो जयसिंह ही लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह नहीं। ये गणेश पोल जो बनवाया था वो बनवाया था सवाई जयसिंह ने। ये आपको ध्यान रखना। बोले तो जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। मोती महल जो कि जोधपुर में स्थित है की छत और दीवारों पर सोने की पॉलिश का कार्य महाराजा तख्त सिंह द्वारा किया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो क्या होने वाला, सी कि गणेश पोल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने न करवाकर सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कथन, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में बटनेर के किले पर अधिकार किया था। एक कथन दिया गया। कथन 2, लोहागढ़ के किले की प्राचीर में 8 विशाल बुर्जे, 40 अर्ध चंद्राकार बुर्जे और 2 विशाल दरवाजे स्थित है। और आगे कथन 3 कहा जा रहा है कि नागौर के किले की नींव 1154 ईस्वी में रखी गई थी। इन तीनों कथनों में से आपको सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, उनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना। तो देखते हैं, महमूद गजनवी ने क्या 1000 ईस्वी में बटनेर के किले पर अधिकार किया था? बिल्कुल किया था। तो ऑप्शन ए कथन 1 तो बिल्कुल राइट है। आगे कहा जा रहा, लोहागढ़ी किले के प्राचीर में 8 विशाल बुर्जे है, 40 अर्ध चंद्राकार बुर्जे है, 2 विशाल दरवाजे बिल्कुल है। तो ये दोनों कथन तो सही है। और नागौर के किले की नींव क्या 1154 ईस्वी में रखी थी? बिल्कुल, ये बात भी सही है। 1154 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था केमास के द्वारा। किसके द्वारा कराया था? केमास के द्वारा, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान के एक सामंत थे। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है। और हमें एक ऑप्शन में दिया भी जा रहा है कि सभी कथन अगर आपके सत्य हैं तो इसका आंसर आप क्या दीजिए, डी दीजिए। ये आपको ध्यान रखना। और इसी के साथ में आज हमारी राजस्थान की कला संस्कृति का महासंगम का हम समापन करते हैं। और आप बताना कमेंट करके कि आज का ये संगम आपको कैसे लगा और आगे आने वाली क्लास में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। धन्यवाद।